हेलो एवरीवन। आज बात कही के एपिसोड 30 में हमारे साथ नरेश सक्सेना जी हैं। नरेश सक्सेना जी ने उत्तर प्रदेश जल निगम में उप संचालक के पद पर काम किया है और अभी वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने कई लघु फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया है और 1991 में फिल्म निर्देशन के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी कविताएं, उनके कविता संग्रह समुद्र पर हो रही बारिश और सुनो चारुशीला प्रकाशित हो चुके हैं। और एक अन्य कविता संग्रह के बारे में मैंने सुना है जो उनकी चुनिंदा कविताओं का कलेक्शन है। तो आज हम इनसे बहुत कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और हम शुरू करते हैं। सर, मैंने सुना है कि आप कुछ समय सागर में रह चुके हैं, तो कोई संस्मरण जो आप हमसे साझा करना चाहें? सागर में मुक्ति यूनिवर्सिटी में मुक्तिबोध सृजन पीठ पर मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने आमंत्रित किया था, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने। और मुझसे पहले वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रह चुके, यानी हरिशंकर परसाई वहाँ रहे मुक्तिबोध सृजन पीठ में, और त्रिलोचन रहे वहाँ पर। तो खैर उसके बाद मैं आया वहाँ और मुझे ऐसा लगता था कि यूनिवर्सिटी कैंपस में मैं रहूँगा तो विद्यार्थियों से मेरा बहुत संपर्क होगा, या वहाँ के जो टीचर्स हैं जो उनसे मेरा बातचीत तो संपर्क होगा। लेकिन सिर्फ एक, जो दिनेश अत्री जिनका नाम है और जो वहाँ पे विज्ञान से संबंधित प्रोफेसर थे, मेरे ख्याल से वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे वो, उनसे मेरी मित्रता और संबंध रहा। लेकिन विश्वविद्यालय से कोई भी फिलॉसफी डिपार्टमेंट के एक छात्र के अलावा आपके द्वारा कोई नहीं, कोई भी विद्यार्थी नहीं आया। जब मैंने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि जो विभाग के अध्यक्ष हैं, खासतौर से हिंदी विभाग के अध्यक्ष, वो नहीं चाहते कि विद्यार्थी अपना वक्त किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के बर्बाद करें जो हिंदी का एमए नहीं है, एमए भी नहीं है। वो जो ना एमए है, न पीएचडी है, न डॉक्टर है, न जिसने हिंदी हाई स्कूल के बाद पढ़ी है। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है कि उनका ये विरोध कुछ इस वजह से रहा होगा कि जिन चीजों को वो नहीं जानते, अगर उन विद्यार्थी उन चीजों को जान गए और उनसे आकर क्लास में सवाल किया तो उनका क्या होगा। क्योंकि वो एक नपा तुला पढ़ करके और गुरुजी की सेवा करके पीएचडी हो गए हैं, नियुक्ति हो गई है और वही पढ़ा रहे हैं जितना उन्होंने क्लासरूम में पढ़ा था, उससे ज्यादा न उनकी कोई शंका है। तो वहाँ कोई विद्यार्थी नहीं आ रहा था। फिर भी 2 साल में वहाँ रहा और जब मुझे इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का एक ऑफर मिला शिलोंग से, तो मैं सागर से चला गया। तो फिर भी सागर मुझे अच्छा लगता है। सागर बुंदेलखंड का है। मैं ग्वालियर का हूँ। झांसी में बहुत वक्त मेरा नौकरी के दौरान झांसी, ललितपुर, मऊरानीपुर, उस इलाके में बहुत लंबा समय मेरा गुजरा है। ग्वालियर में भी बुंदेली का एक दूसरा रूप चलता है, वो भी बुंदेली का ही एक रूप है, जो ब्रज और बुंदेली का के दोनों के बीच का की एक बोली है। तो मुझे बुंदेलखंड से हमेशा प्यार रहा है, प्रेम रहा है। मुझे सागर याद आता है, अच्छा लगता है। सर, बुंदेली से मेरा एक प्रश्न है आपसे
कि आपके हिसाब से बुंदेली में हमारा क्या भविष्य है और हम इसमें कैसे बेहतरी कर सकते हैं? पहले तो ये बताओ कि आप कछु बुंदेली बोल सकत हो कि नहीं बोल सकत? सर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं तो कछु बुंदेली में बोलो तो हमें अच्छा लगे। ठीक है सर, अब से हम बुंदेलखंडी में ही बोले हैं। हाँ, बुंदेलखंडी नहीं, बुंदेली बहुत है। ओ ठीक है सर, बुंदेली बोलेंगे। ओ आप क्या पूछ रहे हैं कि बुंदेली को क्या भविष्य है? हाँ सर। ओ तो अब हम जवाब बुंदेली में ही दें कि खड़ी बोली में दें? सर जैसी आपकी इच्छा हो। तो अपने बहुत से सुनने वाले जो हैं असल में हो सकता है कि बुंदेली बुंदेलखंड के ना होएं और बाहर के होएं, तो उनके उनके लाने खड़ी बोली में ही बोलते हैं। तो ऐसा है कि बुंदेली लोक भाषा है। ये वैसी ही भाषा है जैसे कि अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है। इनके बहुत बड़े इलाके हैं और यही कारण है कि हिंदी भाषा खड़ी बोली जो है वो चूंकि लोक भाषा नहीं है, लोक की भाषा नहीं, एक बहुत बड़े बड़े इलाके हैं। जो भोजपुरी का बहुत बड़ा इलाका है, इसी तरह से बुंदेली का भी बड़ा इलाका है, ब्रज का बहुत बड़ा इलाका है। तो खड़ी बोली से वो अपनापन उन ब्रज के लोगों को या बुंदेलखंड के लोगों को नहीं लगता जैसा कि उर्दू वालों को लगता है। उर्दू शहरी भाषा है और खड़ी बोली भी शहरी भाषा है। भविष्य क्या है? तो देखिए कि जब हिंदी पिछड़ी हुई है अंग्रेजी के सामने, सारा सब कुछ इस वक्त भारत में इंग्लिश मीडियम वाले कर रहे हैं। सारे आईएएस इंग्लिश मीडियम के हैं, सारे मैनेजर आईआईएम अंग्रेजी वाले हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं। पूरे देश की बुद्धि पर अंग्रेजी का कब्जा है। जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता वो बुद्धि में थोड़ा कमजोर माना जाता है। तो ऐसी हालत में सारी भारतीय भाषाएं पिछड़ी हुई हैं। लोक भाषाओं की तो बात छोड़िए, हिंदी नहीं, बंगला, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, सारी भाषाएं पिछड़ी हुई हैं अंग्रेजी के, जिसको कहते हैं कि एक अंग्रेजी के कारण, ये अंग्रेजी ही इसका कारण है कि हमारा बौद्धिक विकास रुका हुआ है। हम रट रहे हैं। हम जिन चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं उन्हें हम रट लेते हैं, और जब रटते हैं तो हमारा जवाब तैयार हो जाता है, किताबी जवाब होता है। हम उसे सोचते नहीं हैं, हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल भी तो अंग्रेजी में पूछना होगा। तो बच्चा 4 साल का जब इंग्लिश मीडियम में चला जाता है तो क्या सवाल पूछेगा इंग्लिश में? वो तो रट्टू तोता बनने की शुरुआत उसकी हो जाती है। तो ये एक, तो अब इसको देखते हुए आप बताइए कि बुंदेली का क्या भविष्य है? बुंदेलखंड के लोग, सागर शहर के लोग, झांसी शहर के लोग अब बुंदेली नहीं बोल पाते। जो वहां के लोक कलाकार हैं उनका एक बार मैंने चुनाव के लिए कुछ संगीत और लोकगीतों की टोलियां, कुछ कहानी कहने वालों की टोलियां, उनका चुनाव करना था एक अभियान के लिए। तो मैंने देखा कि वो बुंदेली नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने बुंदेली लोकगीत सीख लिए थे, कुछ थोड़ा बहुत बुंदेली, लेकिन बुंदेली नाटक भी करते थे, लेकिन नाटक के बाहर कोई सवाल करो उनसे तो बुंदेली उनको नहीं आती थी। तो बुंदेली जा रही है वैसे ही जैसे कि धीरे धीरे हिंदी जा रही है। अगर हिंदी में पढ़ाना शिक्षा शुरुआत नहीं हुई तो हमारा बौद्धिक विकास जो नीचे गिरा हुआ है, बहुत बौद्धिक विकास में भारत, वो 192 शायद देश हैं, उसमें 191वां नंबर है भारत के विद्यार्थियों का। 192 देश हैं और भारत का नंबर 191 है, यानी बिल्कुल बॉटम पे है। तो इसका और कोई कारण नहीं है सिवाय इसके कि हमारा सारा ज्ञान हमको अंग्रेजी के मार्फत मिलता है, अंग्रेजी हमको आती नहीं।
जी। तो ये दुखद है कि बुंदेली भाषा का भविष्य हिंदी, खड़ी बोली हिंदी के बाद है, और जब खड़ी हिंदी बोली का ही भविष्य नहीं है तो बुंदेली का क्या भविष्य होगा? क्या बुंदेली में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं हम? नहीं पढ़ा सकते। और उसके विकास करने में कितना समय लगेगा? बहुत समय हमने खो दिया है। ये समझ लीजिए कि बुंदेली अगर 1 करोड़ या 2 करोड़ लोगों की भाषा है तो बहुत बड़ी भाषा है, छोटी भाषा नहीं है। हंगरी की भाषा कितनी है? हंगरी की आबादी कितनी है? हंगरी की आबादी 1 करोड़ भी नहीं। हमारे एक शहर से भी छोटा छोटा देश है पूरा, और कितना उन्नत देश है हंगरी। तो बुंदेली जो है या भोजपुरी जो है बहुत बड़े जन समुदाय की भाषा है, जो बहुत विकसित हो सकती थी और जिसमें बच्चे पढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बुंदेली में क्यों नहीं पढ़ाई हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, और छोटे बच्चों को बुंदेली में ही पढ़ाना चाहिए, तभी उनका दिमाग असल रूप में विकसित होगा। बड़े होकर तो वो खड़ी बोली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन जो चाहे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार अगर उनके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, सवाल पूछ के बुंदेली में, भोजपुरी में बच्चे ने सवाल किए 7वें दर्जे, 8वें दर्जे, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, तो समझ लीजिए उसके बाद उसे कोई रोकने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भाषा उसे रोक नहीं पाएगी। तो ये लेकिन व्यवस्था हम लोग बदल नहीं पा रहे। दुखद है कि आजकल जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि बुंदेलखंडी शब्दों का अर्थ क्या है, बुंदेली शब्दों का अर्थ क्या है। वो आके पूछने लगते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो ये तो आप शहर में रहती होंगी इसलिए शहरी बोली बोलती होंगी, लेकिन गांव के जो बच्चे हैं वो जरूर बुंदेली समझते होंगे पूरी तरह से। हाँ, ये सागर झांसी के बच्चों की समस्या है। तो सर, आज का हमारा सेशन का शीर्षक था कि कविता की संरचना। तो कविता की संरचना कैसी होनी चाहिए? कविता की संरचना समझने के लिए जो हिंदी की, इंग्लिश की या किसी भी बुंदेली की, किसी भी भाषा की जो सबसे अच्छी कविताएं लिखी जा चुकी हैं, उनकी संरचना की स्टडी करिए तो आपको पता लग जाएगा। यही तरीका है किसी भी चीज को देखने और समझने का, यही तरीका है। संरचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप चीजों को बिखरा देंगे, जिन तत्वों से कोई चीज बनी है ना, आप में से कुछ लोग इंजीनियरिंग के छात्र हैं ना, तो अगर आप वायर है, आपका रेजिस्टेंस है, आपका कैपेसिटर है, इनको अगर एक योजनाबद्ध तरीके से लगाएंगे और कनेक्ट करेंगे किसी वोल्टेज के साथ में, एक किसी सोर्स के, जो एनर्जी का सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, तब तो वो काम करेगा। और आपने कैपेसिटर कहीं डाल दिया और रेजिस्टेंस कहीं डाल दिया और तो काम ही नहीं करेगा। तो जिन तत्वों से कोई चीज बनी है, आप कोई चीज ले लीजिए, आप कोई सब्जी ले लीजिए और सब्जी के सारे तत्वों को आगे पीछे मिला दीजिए। पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना, पानी कब देना है, जब वो गल जाए और भुन जाए। और अगर बिना भुने आपने शुरू में ही मसाला डाल दिया और घी तेल डाल दिया और पानी भी डाल दिया, तो फिर समझ लीजिए क्या हो जाएगा उसका। तो वो संरचना जो है, चीजों को किस अनुपात में, पहली बात, चीजों को, शब्द जो है, हमारी जो संरचना बनेगी वो शब्दों से बनती है, लेकिन किन शब्दों को हमें चुनना है अपनी बात कहने के लिए और उनको किस क्रम में रखना है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें काम करती हैं। ध्वन्यात्मकता काम करती है, लय काम करती है, इमेजेस, बिंब काम करते हैं, क्योंकि सारा सब कुछ भाषा से ही
हम अभिव्यक्त करते हैं ऐसा तो नहीं है। आप देखिए जो छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, जिसे भाषा अभी आती नहीं है, 1 साल का बच्चा है और घुटनों चलता है, वो कितनी चीजें समझ लेता है, वो बहुत समझ लेता है। जब वो घुटनों चलता है, वो दरवाजा खुला मिलता है तो वो समझ लेता है कि दरवाजा खुला है, बाहर निकलने का मौका है अभी। और अगर किसी ने देखा नहीं तो बाहर सड़क पे घुटनों घुटनों, ये विचार कि बाहर निकलने का ये मौका है, ये दरवाजा है, इसके खुलने से बाहर निकला जा सकता है। ये विचार उसे कैसे आता है? ये विचार अनुभव से आ जाता है और बिंब से आता है। दरवाजा खुलता है फिर बंद होता है, खुलता है तो लोग बाहर जाते हैं, भीतर आते हैं। तो हम बिंबों के माध्यम से भी विचार करते हैं, सिर्फ भाषा से विचार करते हैं ऐसा नहीं है। और भाषा से भी विचार करते हैं, बिंबों से भी विचार करते हैं और मुद्राओं से भी विचार करते हैं। तो ऐसा है कि मेरी एक कविता की पंक्ति है, शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। भाषा से पहले बच्चा संगीत समझ रहा है और संगीत के साथ वो अर्थ समझ रहा है। जब बच्चा लोरी सुनता है तो संगीत समझता है, भाषा में नहीं समझता लोरी के अर्थ। तो समझ जो है किस तरह से अपना काम करती है, ये थोड़ा सा एक अमूर्त ढंग है। फिर भी शब्दों की संरचना, यानी ये पंक्ति ये भी कह रही है कि हमारे पास अर्थ पहले आते हैं, अर्थ पहले आते हैं और शब्द बाद में। तो संरचना क्या होती है? ये किसी अच्छी रचना को देख करके ही हम समझ सकते हैं। बुंदेली की एक कविता है, एंगर बैठ जाओ कछु काने, काम जन्म भर राने। हाँ, और ईश्वर कहत क्या है, एंगर बैठ जाओ कछु काने, काम जन्म भर राने, और कहवे को रह जा तो ईश्वरी ऐसे हथे फलाने। अब आप इसकी संरचना में आप देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात कह रहे हैं, एंगर यानी इधर, बैठ जाओ कछु काने, कुछ कहना है। और जो कहना है वो बिना पास बैठे चिल्ला चिल्ला के कह के थोड़ी हो पाएगा, पास बैठना होगा। ये पास बैठना कितना महत्वपूर्ण है। एंगर बैठ जाओ कछु काने, काम जन्म भर राने। काम तो लगे रहेंगे जीवन भर, वो रूटीन है, उस रूटीन को छोड़ करके मेरे पास बैठो। ये कविता जो है, कविता की पहली पंक्ति रूटीन तोड़ने की बात कर, काम जन्म भर राने। हाँ, कहवे को रह जाते ईश्वरी ऐसे हते फलाने। ये पंक्ति क्या कह रही? ये काल के बारे में कह रही। समय कम है, समय बीत जाएगा, हम नहीं रहेंगे, सिर्फ लोग हमारे बारे में बात करने वाले रह जाएंगे तो रह जाएंगे कि फला ऐसे थे। इसलिए ये समय को देखो, इस काल को देखो, इस रूटीन को छोड़ो, हमारे पास आके बैठो। एंगर बैठ जाओ कछु काने, काम जन्म भर राने, कहवे को रह जात ईश्वरी ऐसे हथे फलाने। तो बड़ी बड़ी कविताओं की बात क्यों नहीं, हम बड़ी बड़ी कविताओं की बात भी कर सकते हैं जो सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। उनकी संरचना को वो तो अध्ययन करना पड़ेगा आपको। देखिए, मैं 2-4 उदाहरण दे सकता हूँ कि कविता में लय है, कविता में ध्वन्यात्मकता है,
जो तुकों से बन रही है, जो शब्दों के चुनाव से बन रही है, शब्दों के चुनाव इस तरह किया जा रहा है कि वो लयात्मक हो रही है, लेकिन उसके बाद, उसके साथ साथ उसमें एक विजन है, एक दृश्य है, और जो शब्द से सीधे सीधे ना कह करके वो दूसरे तरीके से हमें काल के बारे में चेतावनी दे रहा है, हमें रूटीन तोड़ने के बारे में कह रहा है, एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के से निकट बुलाने के लिए कह रहा है कि पास बैठो। तो आप कोई भी बड़ी प्रसिद्ध कविता ले लीजिए, आप खुद भी कोई ऐसी प्रसिद्ध कविता मेरे सामने रख सकते हैं, अपने सामने रखें तो और अच्छा होगा कि वो कविता कैसे ग्राह्य हुई, कैसे बड़ी बनी, कैसे वायरल हुई, कैसे लोगों पर असर कर रही है। कोई भी रचना हो, कौन सा तत्व काम कर रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा। आप संरचना को समझ जाएंगे। आप कहेंगे तो मैं समाप्त होने के पहले उदाहरण मैं दे दूंगा, और वरना आप मेरे सामने उदाहरण रख दीजिए कि इस कविता के बारे में बताइए। तो बहुत प्रसिद्ध कविता है, तो हम लोग उस पर अक्षमपुर विचार करेंगे, बात करेंगे। आप नहीं बताएंगे तो मैं तो कुछ ना कुछ बता ही दूंगा। सर, उदाहरण तो नहीं, पर इससे एक प्रश्न आया है कि अगर हम किसी कविता की स्टडी करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छी कविता क्या होती है या बुरी कविता क्या होती है? नए लेखकों में ज्यादातर हमें समझ में नहीं आता है। अच्छा, क्या क्या नाम है आपका, ये बताइए। सर, धरा। हाँ, धरा। धारा के धरा? नहीं सर, धरा। हाँ, धरा। अच्छा, तो धरा, आप ने एक ऐसा सवाल पूछा है, हमें कैसे पता लगेगा कि कविता अच्छी है कि नहीं? तो हाँ, मतलब ऐसा है कि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कविता अच्छी है या बुरी, तो 90% मान लीजिए कि वो कविता है ही नहीं। 90% कविता अच्छी होगी तो आपके दिल को लगेगी, आपको सुनते ही अच्छी लग जाएगी। अगर वो कोई बहुत कठिन और अमूर्त कविता है, जो है तो अच्छी, लेकिन उसमें ये दोष है कि वो समझ में नहीं आ रही आसानी से, तो उसमें ये दोष है, ये उसका गुण नहीं है। सरल होना कविता का गुण है। आपके बहुत से साथी इंजीनियरिंग के छात्र हैं, मैं आपको बताता हूं, आइंस्टाइन ने जब ये क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत आया, क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत में ये बात पहली बार आई कि जो न्यूटन के गति के नियम हैं वो एटम पर लागू नहीं होते, यानी और तमाम सारी भारी चीजों पे, बड़ी बड़ी चीजों पे लागू होते हैं न्यूटन के गति के नियम, लेकिन एटम पर या एटम से छोटी चीजें हैं। कौन सी छोटी चीजें हैं? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे लागू नहीं होते, एटम पर लागू नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति में यूनिफॉर्मिटी नहीं है नियमों के बारे में। गति के नियम न्यूटन के बड़ी बड़ी चीजों पे लागू होते हैं और एटम और उससे छोटी चीजों पर लागू नहीं होते। ये बात आई सामने, तो आइंस्टाइन ने इसको मानने से इनकार कर दिया, ये कोई बात नहीं होती। तो बहुत प्रसिद्ध वाक्य है उनका, कहा हुआ कि गॉड, जर्मन में बोला होगा लेकिन पॉपुलर इंग्लिश में है, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, यानी ईश्वर कोई पासा नहीं फेंकता कि कभी छक्का आ गया, कभी 5 आ गया, कभी दुग्गी आ गई। ऐसा नहीं होता। प्रकृति जो है वो नियम बनाती है तो सारी चीजों के लिए यूनिफॉर्म बनाती। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि ये दो नियम बन रहे हैं?
तो उससे एग्री नहीं कर रहे थे। उस एग्री नहीं करने की बहस के दौरान उन्होंने ये कहा, मैथमेटिकल इक्वेशंस अपार्ट, गणित के समीकरणों को छोड़िए, उनके बिना बात करिए। मैथमेटिकल इक्वेशंस अपार्ट, द बेसिक कॉन्सेप्ट of any science must be so simple so that even a barmaid is able to understand it। यानी बारमेड कौन लड़की शराब खाने में जाके नौकरी करेगी, शराबियों के बीच? यानी लड़कियों के लिए नौकरी की बहुत सी जगह है, लेकिन शराब खाने की नौकरी कौन करेगी? बेचारी वही करेगी जिसे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कम पढ़ी लिखी होगी, कम जानकार होगी, तो वो शराब ही बना बना के देगी लोगों को। तो उस लड़की को भी समझ में आना चाहिए, बारमेड, शराब घर में काम करने वाली नौकरानी की भी समझ में आना चाहिए। गणित छोड़ दीजिए, लेकिन किसी भी विज्ञान के मूल सिद्धांत इतने सरल होना चाहिए कि उस लड़की की समझ में भी आ जाएं। तो उनके साथ जो उनके मित्र खड़े थे, जिनका नाम मैं फिलहाल भूल रहा हूं, वो भी नोबेल प्राइज विनर थे, फिजिक्स के नोबेल लॉरिएट थे। उन्होंने कहा, नो मिस्टर आइंस्टाइन, इट मस्ट बी सो सिंपल दैट इवन ए चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड इट। एक बच्चा भी समझ ले साहब, ऐसी क्या बात आप बता रहे हैं? जो मूल सिद्धांत है वो इतना सरल होना चाहिए कि बच्चे की समझ में भी आ जाए, और हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बात है? तो ये कविता समझ में ना आए तो वो 90% ये मान के चलिए कि कविता अच्छी नहीं है। कविता तो समझ में आएगी आपके, अगर आप कविता के, भाषा के सुंदर उपयोग के कायल हैं, आप उससे प्रेम करते हैं, आपको अच्छा लगता है। आप कह रहे हैं साहब संगीत बड़ा अच्छा है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा संगीत। अरे क्या समझेंगे संगीत को? अगर वो अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छा नहीं है, खत्म बात, है ना? तो इसी तरह से कविता का काम है। अच्छी कविता जब आप देखते होंगे, कवि सम्मेलन में आप जाइए, कवि सम्मेलन की कविताओं का बौद्धिक स्तर थोड़ा कम होता है। उसके बावजूद जब असल कोई पंक्ति आती है, कोई बिंदु आता है, तो पूरा हॉल एक साथ वाह वाह कहता है, लोग समझ जाते हैं। और कम से कम मैं तो इतनी सरल कविताएं लिखता हूं कि उनको समझने में दिमाग पे ज्यादा जोर देना नहीं पड़ता। ये उनकी कमी हो सकती है, लेकिन मैं कमी नहीं मानता इसको। और जब मैं मंच पर कविता पढ़ता हूं, और उन लोगों के बीच पढ़ता हूं जो मंच के बड़े बड़े कवि हैं, भारत के सबसे मशहूर कवि हैं, उनके बीच में भी जाके मैंने कविताएं पढ़ी हैं, और मैंने देखा है कि उन कविताओं को एक खास जगह जब आती है तो पूरा हॉल एक स्वर में कहता है, वाह बहुत सुंदर। तो अगर कविता समझ में नहीं आ रही तो मान लीजिए कि ये उस कैटेगरी की कविता है जिसमें एक दोष है कि वो समझ में नहीं आ रही, और ज्यादातर 90% चांसेस दिए हैं कि वो कविता है ही नहीं, कुछ गड़बड़ है। जी, कोई ऐसी अच्छी कविता बताइए जो समझ में ना आई हो। हर अच्छी कविता समझ में आती है। समझ में मैं चाहूंगी अब वरुण भाई आपने प्रश्न पूछे। जी 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 जी। नमस्ते सर, मेरा नाम वरुण प्रधान है। जी प्रधान जी, बताइए। सर, एक आपकी एक रचना है बांसुरी के नाम से। जी जी जी। दरअसल मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर राकेश सोनी जी, वो विश्वविद्यालय में थे, सागर विश्वविद्यालय में, और वो अक्सर वो कविता सुनाया करते थे। तो मतलब आपसे पहली बार मुझे उन्हीं के कारण जानने का मौका मिला कि नरेश सक्सेना जी एक कवि हैं और वो वहां रहते थे। तो सर, यदि वो कविता आप बांसुरी कविता
है कहीं, देखते हैं बांसुरी कविता। हमारे साथ एक मित्र हमारे बैठे हैं, अच्छा, वो निकाल रहे हैं बांसुरी कविता। हालांकि मुझे टूटी फूटी तो याद भी होगी, क्योंकि वो कविताएं मैं एक ऐसे तर्क योजना, तर्क सम्मत ढंग से अपनी बात कहता हूँ कि वो मुझे याद भी रह जाए। वो कविता की शुरुआत इस तरह होती है। बांसुरी के इतिहास में उन कीड़ों का कोई जिक्र नहीं दिए थे, और जब जब आप देखिए, आपने सुनते ही वहां कहा, ये वहां क्यों आई? ये वहां इसलिए आई कि बांसुरी की शुरू पूरी हाथ आ गए। उन्होंने इन्वेंट किया, उन्होंने बांसों के अपनी भूख मिटाने के लिए बांस खा गए वो, और बांसों में छेद कर दिए उन्होंने। तो बांसुरी का मूल स्वरूप उन्होंने तय कर दिया कि बांस में छेद होंगे तो आवाज निकलेगी। तो बांसुरी के इतिहास में उन कीड़ों का कोई जिक्र नहीं जिन्होंने भूख मिटाने के लिए बांसों में छेद कर दिए थे, और जब जब हवा उन छेदों से गुजरती तो बांसों का रोना सुनाई देता। क्यों? क्योंकि कीड़ों ने भूख में छेद किए थे, उन्हें वो क्रम नहीं पता था जिसमें वो संगीत के 7 स्वर निकले, लिहाजा वो स्वर एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, बेसुरे लगते थे, और रोना सुरीला नहीं होता। गाना सुरीला होता है, रोना तो बेसुरा ही होता है। और जब जब हवा उन छेदों से गुजरती तो बांसों का रोना सुनाई देता। कीड़ों को तो पता ही नहीं था कि वे संगीत के इतिहास में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और एक ऐसे वाद्य का आविष्कार जिसमें बजाने वाले की सांसें बजती हैं। कीड़ों को तो पता ही नहीं था कि वे संगीत के इतिहास में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और एक ऐसे वाद्य का आविष्कार जिसमें बजाने वाले की सांसें बजती हैं। मैंने कभी लिखा था कि बांसुरी में सांस नहीं बजती, बांस नहीं बजता, बजाने वाला बजता है। लेकिन अब जब जब बजाता हूँ बांसुरी, तो राग चाहे जो हो, उसमें कीड़ों की भूख और बांसों का रोना भी सुनाई देता है। अब बांसुरी बजाने पर मुझे कीड़ों की भूख की याद आती है, मुझे बांसों के रोना भी सुनाई देता है, हालांकि उसमें संगीत के स्वर निकल रहे होते हैं। ये जो हमारा समय है जिसमें हम रंगों का, स्वाद का, पर्यावरण का आनंद प्राप्त करते हैं, उस समय अगर हमें उनकी भी याद हो जो घुटन भरे पर्यावरण में रहने के लिए मजबूर हैं, जिनके पास भूख है, जिन्हें कोई स्वाद का, जिन्हें सिर्फ भोजन भर मिल जाए, स्वाद की चिंता नहीं है, तो कितनी बड़ी बात है। संगीत के साथ बांसों का रोना सुनना, ये सरल, सहज, स्वाभाविक नहीं है, लेकिन ज्ञान, जिसे मुक्तिबोध ने संवेदनात्मक ज्ञान कहा है, ये कीड़ों की भूख की संवेदना से जुड़ करके ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये संवेदनात्मक ज्ञान है जो संवेदना से शुरू होता है, या ऐसे ज्ञानात्मक संवेदना भी कह सकते हैं। ये ज्ञानात्मक संवेदना ही है, क्योंकि मूलतः संवेदना है जो ज्ञान दे रही है। तो चलिए, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये हमारे लिए सुनाई, हम बहुत आभारी हैं। सर, बिल्कुल शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि जब आप सृजन पीठ में थे तो अध्यापक रोका करते थे कि जो व्यक्ति एमए भी नहीं है उसके पास
क्यों जाना? तो मेरा सवाल शायद वहीं से निकल कर आता है। ऐसे बहुत सारे कवि हैं या ज्यादातर कवि हैं, प्रसिद्ध हैं, जो शायद हिंदी में एमए नहीं होंगे, पीएचडी नहीं होंगे, जबकि कई ऐसे लोग हैं डबल एमए डबल पीएचडी किया हो, लेकिन वे बहुत अच्छा साहित्य सृजन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है, कि क्यों ऐसा होता है? इसकी वजह तो आप आसानी से जान सकते हैं। आप सब लोग साहित्य पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ रहे हैं? साहित्य पढ़ रहे हैं माने क्या? साहित्य के विद्यार्थी हैं क्या सब लोग? सब रुचि से पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हम में से कोई भी नहीं। जी। पहली बात कि आप रुचि से पढ़ रहे हैं तो आप असली पढ़ने वाले हैं, और जो कोर्स में पढ़ रहे हैं वो मजबूरी में पढ़ने वाले हो सकते हैं कि अब इम्तिहान पास करना है, मजा आता नहीं है पढ़ने में। हाँ, लेकिन क्या करें, तो मैथमेटिक्स उनका गणित कमजोर है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ नहीं सकते, गणित आता नहीं है, विज्ञान पढ़ नहीं सकते, डॉक्टर या इंजीनियर या साइंटिस्ट बन नहीं सकते, तो क्या करें? कॉमर्स भी नहीं बेचारे पढ़ रहे हैं, तो वो तो भाषा पढ़ रहे हैं। इम्तिहान पास कर लेंगे, हो सकता है कोई सिफारिश लग जाए और नौकरी मिल जाए। बड़ा मुश्किल है, देखिए हिंदी में नौकरी मिलना, हिंदी के सबसे अच्छे विद्यार्थी को नौकरी मिलना कठिन होती है। उसे टॉपर होना होता है, मिल जाती है, टॉपर होना होता है। तो ये जो बात है कि कविता एक कला है, कविता शब्दों को करीने से, कायदे से बरतने की कला है, और वो कला मुझे बताइए जो बिना सीखे आती हो। क्या सितार बजाना बिना सीखे आता है? नहीं। पेंटिंग बिना सीखे आती है क्या? नहीं आती। भरतनाट्यम आता है क्या? कोई भी कला हो, अरे खाना बनाना भी एक कला है, वो नहीं आती, सीखना पड़ता है। तो बिना सीखे कुछ नहीं आता। बिना सीखे कुछ नहीं आता। कविता की रचना एक कला है, और कलाएं बिना सीखे नहीं आती। जो सीखता है उसे आ जाती है। एमए करने से कविता नहीं आती। एमए करने से कोई निषेध नहीं है, वो सीख सकते हैं, और जिन्हें सीखना होता है सीख लेते हैं। कुछ लोग सीख लेते हैं। सागर के हैं अशोक वाजपेयी, वो साहित्य में ही एमए है, और उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। आलोचना भी सीखी, कविता भी सीखी, और चिंतन भी करते हैं भाषा में बहुत सी चीजों का। और बहुत लोग हैं, राजेश जोशी हैं, तो वो तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी नहीं है। हाँ, विनोद कुमार शुक्ल हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी नहीं है। मैं खुद नहीं हूँ, और भी ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएंगे जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी नहीं है, लेकिन हिंदी में कविताएं लिखते हैं और अच्छी लिखते हैं। तो ये कला है और सीखने से आती है। और ये जो बात थी, ये सारे शिक्षक ऐसे होंगे ऐसा मैं नहीं समझता। तो नहीं, सारे शिक्षक ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है विभागाध्यक्ष ऐसे रहे हों, क्योंकि लड़के जो सीनियर क्लासेस में होते हैं उनके ऊपर ज्यादा बंदिश चलती है विभागाध्यक्ष की, प्रोफेसर की। वो विद्यार्थी मेरे पास, साहित्य का कोई विद्यार्थी कभी मेरे पास नहीं आया। दिनेश अत्री आए तो विज्ञान के प्रोफेसर थे, शायद वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे। और एक और शत्रुघ्न नाम के एक विद्यार्थी आए, वो फिलॉसफी के विद्यार्थी थे। साहित्य के विद्यार्थी नहीं आए। क्या कारण था? कुछ और भी होगा, अब क्या कह सकते। सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये है, हम युवा लोग तो 1 मिनट में मना कर दूं फोन के लिए।
आवाज नहीं आ रही धरा। फोन उठाने पे सेशन से लीव हो जाते हैं। हाँ, कोई नहीं, वो फिर से ज्वाइन कर लेंगे। नहीं नहीं, कोई तो तो क्या बात कर रहे थे, कहाँ हैं? प्रोफेसर जो नहीं आ रहे, जो भेज नहीं रहे, सागर और हाँ, तो कह नहीं सकते कि क्या कारण रहा होगा कि विद्यार्थी, हिंदी के विद्यार्थी एक भी नहीं आए 2 सालों में। और शहर के बहुत से विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया जी। बहुत सी वर्कशॉप मैंने फिर शहर में ही जाके की। फिर मैंने वहां पे यूनिवर्सिटी कैंपस में पहली मीटिंग की, जिसमें चूंकि वाइस चांसलर आए थे तो बहुत सारे टीचर्स भी, विभागाध्यक्ष भी बहुत सारे आए। पहला लेक्चर हुआ और पहला लेक्चर मैंने गणित पर दिया था। और गणित में किस तरह से, हाँ, गणित के बारे में किस तरह से एक नंबर्स की लय और क्रिएटिविटी, किस तरह से नंबर अपना बिहेव करते हैं, उन नंबर्स का क्या संबंध हमारे शरीर से है, हमारे शरीर की संरचना से उन नंबर्स का क्या संबंध है, ये बड़ा विचित्र है। ये अगर आप मुक्तिबोध की एक कहानी पढ़ेंगे, जिसमें ब्रह्म राक्षस कहानी है, वो ब्रह्म राक्षस कहानी में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बच्चा एक भूतही हवेली में जाता है। बताते हैं कि वहां गुरु रहता है। तो पहली मंजिल पे जाता है, वहां सुनसान है। दूसरी मंजिल पे कोई नहीं। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7वीं मंजिलें पार कर जाता है, कोई मिल नहीं रहा उसे। तो 8वीं मंजिल पे गुरु मिलता है। तो 8वीं पे क्यों मिलता है, 5वीं पे क्यों नहीं मिल गया उसे? क्या जरूरत थी? 9वीं पे क्यों नहीं मिला? तो ये इस सवाल का प्रश्न मैंने ढूंढा। पहले मैंने ब्रह्म राक्षस को ढूंढा कि ब्रह्म राक्षस प्रतीक आया कहाँ से। वो पुराण से आया है। उसके बाद ये देखा कि ये तो आ गया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ब्रह्म राक्षस का कॉन्सेप्ट क्या है। ब्रह्म राक्षस वो है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, उसे जो विद्या मिली है वो दूसरों को दे नहीं रहा, तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। अब ये जो सीढ़ियां चढ़ रहा है और मंजिलें से गुजर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि उसको गुरु उन सीढ़ियों पर, उन मंजिलों पर नहीं मिल रहा है, शुरू की मंजिलों पे। यानी एक इकाई है जो तमाम सारी संख्याओं से मिलकर के एक संख्या बनती है। इस बाकी तो शून्य शून्य होते हैं, एक संख्या होती है। उस पहली मंजिल पर उसे कोई नहीं मिल रहा। ये दो की संख्या जो है, ये हमारी 2 आंखों की संख्या है, ये दृश्य की संख्या है, वहां कोई नहीं मिल रहा है। 3 की संख्या, 3 तो बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। 3 तो हमारी उंगलियां मुड़ेंगी नहीं, अगर ये 3 जगह से उंगली मुड़ेगी नहीं तो हम कोई चीज पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये 3 की संख्या है। 3 की संख्या बहुत तरह से है, एक तरह से नहीं है। लेकिन तीसरी, चौथी, ये जो 4 आयाम है, ये जो समय एक आयाम है हमारे उसका, ये 4 की संख्या है। 4 की संख्या बहुत जगह है, मतलब उन संख्याओं को मैं नहीं बता रहा। 4 की संख्या हमारे हृदय में है, यहाँ दिल में जो
हमारे रक्त का शोधन हो रहा है, इसके 4 खाने हैं। इन 4 खानों में अलग अलग तरह, तो ये हमारे हृदय में स्थित है। ये 4 की संख्या और भी जगहों पर है। 5 की संख्या, 5 की संख्या कितनी जगह आप जानते हैं? 5 की संख्या आप जानते हैं? हमारे हाथ में ही 5 उंगलियां हैं। 5 की संख्या वहां 6 की संख्या 6 शटरस आपने सुना होगा। अब वो जीभ पर स्थित है ना, स्वादों की। ये जो हमारी तमाम सारी इंद्रियता है हमारी, जो उन सब की संख्याएं ये हैं। ये तो हमारे दोनों कान है ना, इनमें 6 हड्डियां हैं, हम सुन नहीं सकते। हाँ, 7 तो और बड़ी संख्या है। 7 का तो बहुत बड़ा महत्व है। 7 की संख्या का हम 7 रंग ही देख पाते हैं। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट हम देख नहीं पाते, वो होते हैं, लेकिन हम 7 ही रंगों को देख पाते हैं। 7 स्वर हैं हमारे संगीत। 7 की संख्या तो बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन 7वीं संख्या पर भी, 7वीं संख्या जो है, हमारी जो गर्दन है ना, ये रीढ़ की हड्डी नीचे से आती है ऊपर, तो ये जो गर्दन मुड़ती है ना हमारी, तमाम ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती है, ये इसमें 7 हड्डियां हैं। बहुत जगहों पे ये संख्याएं जगह जगह काम कर रही हैं अपना, ये हमको कोई बताता ही नहीं है पढ़ाता ही नहीं है। और ये जो दिमाग है हमारा, इसके ऊपर ये जो दिमाग है, ये 8 हड्डियों के खोल में सुरक्षित है। अच्छा। ये इनके नाम हैं, फ्रंटल हैं 2, पैराइटल हैं 2 ऑक्सीपिटल हैं। हाँ, तो ये जो हमारी हड्डियां हैं, शरीर की खोपड़ी, कहते ना, एक लठ मारेंगे खोपड़ी खुल जाएगी। खुल कैसे जाएगी? वो खुल जाएगी क्योंकि वो 8 हड्डियों का जोड़ है जो उस दिमाग को सुरक्षित रखे हुए है, बचाए हुए है उसको। तो ये 8 की संख्या हमारे दिमाग से जुड़ी हुई संख्या है। हमारा पूरा शरीर की हड्डियां के जो जोड़ हैं, वो 8 तरह से ही मुड़ते हैं। अष्टावक्र, आपने जो ऋषि थे, वो समाधि में जब बैठ गए तो 8 तरह से उनके शरीर मुड़ा हुआ था, और वो मुड़ा ही रह गया क्योंकि बरसों बरस वो उसी मुद्रा में बैठे रहे। कृष्ण को भी अष्टावक्र कहते हैं, क्योंकि जब बांसुरी बजाने के लिए खड़े होते थे तो वो भी 8 तरह से मुड़ जाते थे। तो ये जो 8 की संख्या है, ये तमाम संख्याएं हमारे शरीर में स्थित हैं। बहरहाल खैर, उस दिन का जो लेक्चर था उसमें संख्याओं को तमाम तरह से मैंने उन संख्याओं की व्याख्या की, बेसिक, और फिर उसके आगे भी कुछ गणित की बात की। तो हो सकता है उसका दुष्परिणाम ये हुआ हो कि लोगों ने कहा हो कि भाई ये साहित्य का आदमी नहीं है इससे साहित्य की बात करना ठीक नहीं है। तो ये हो सकता है जी। तो कई जगह तो मुझसे बच्चों ने ये भी पूछा कि सर आप क्या फिजियोलॉजी के स्नातक हैं? मैंने कहा एनाटॉमी के स्नातक हैं? मैंने कहा नहीं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्नातक नहीं हूं मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ी है। तो बहरहाल, तो सीखने की जो बातें हैं, जो चीजें बेसिक हैं, किन चीजों से कैसे बनी है चीजें, संरचना कैसे बनी है, किन तत्वों से कोई चीज बनती है, और एक तत्व भी जरा सा आगे पीछे होते ही संरचना में एकदम से ऐसा परिवर्तन आता है कि एकदम से सारी चीज बदल जाती है। आपने केमिस्ट्री लेबोरेटरी में टाइट्रेशन किया होगा। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो टाइट्रेशन करते हैं। जो हमारे पास बीकर में जो घोल होता है, उसमें हम बूंदें टपकाते जाते हैं, आखिरी बूंद से पहले तक वो रासायनिक परिवर्तन उसमें नहीं होता। एक बूंद सारे घोल का चरित्र बदल देती है, एक बूंद मात्र। तो ये जो है हमारे जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में जिनको हम पढ़ते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम में फर्क क्या है? उसका भी एटम है, इसका भी एटम है। लेकिन जो आउटर रिंग है, आउटर रिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
वो एक इलेक्ट्रॉन बदलते ही वो कुछ का कुछ हो जाएगा। दो हाइड्रोजन एटम टकराएंगे और एक नया एटम बन जाएगा। दो हाइड्रोजन एटम टकराने से शायद हीलियम का एटम बन जाएगा और दो मिलके एक हो जाएंगे। तो मेरी एक कविता में आता है, एक नदी और एक नदी मिलकर एक नदी होती है, दो नदियां नहीं होती। एक रंग से एक रंग मिलाओगे तो दो तीन रंग नहीं बन जाएंगे, एक ही रंग बने। तो एक और एक मिलकर एक भी होता है ना। जी जी जी। एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हमारी जनरेशन के लोग तो नरेश सक्सेना जी को पढ़ते हैं और पसंद करते हैं। नरेश सक्सेना जी किन कवियों को पढ़ते और पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने किन कवियों को पसंद किया है। एक बात उससे पहले ये सुन लीजिए जरूर जी कि कोई कवि दुनिया का ऐसा नहीं है जिसकी सारी कविताएं पसंद की जा सके। जी। सारी कविताएं किसी कवि की अच्छी नहीं होती, न वो एक स्तर की होती हैं। इसलिए मैं ये बता दूं कि मुझे विनोद कुमार शुक्ल बहुत पसंद है। तो हो सकता है विनोद कुमार शुक्ल को आप पढ़ें और 8-10 कविताएं पढ़ जाएं, कहें कि ये तो कोई मजा आ ही नहीं रहा पढ़ने में। कुछ खास कविताओं में कवि अपने आप को सिद्ध करता है कि ये मैं ये कर सकता हूँ। जैसे ओलंपिक का कोई कीर्तिमान स्थापित करता है ना, कि बाकी सब लोग जो हैं वो 20 फीट कूद पा रहे हैं, मैं 20.01 कूद गया। ये मेरी कूद है। हम कूदेंगे तो कितना कूदेंगे? 4 फीट। 4 फीट की बाउंड्री से ज्यादा ऊंची बाउंड्री हम कूद नहीं सकते। 5 फीट कूदेंगे, लेकिन कुछ लोग 20 फीट कूद रहे हैं। और 20 फीट को भी क्रॉस करने वाला एक अकेला दुनिया का आदमी है जो ओलंपिक रिकॉर्ड क्रिएट कर देता है। इसी तरह से कविता में कुछ अपनी संरचनाओं से, सुंदर संरचनाओं से, अनुभूति के स्तर पर यानी संवेदना के स्तर पर और संरचना के स्तर पर, सौंदर्य के स्तर पर कुछ कविताएं बहुत सुंदर लिखी हैं। उनमें विनोद कुमार शुक्ल हैं और मैं हमेशा ये मानता हूं कि वो मुझसे अच्छे कवि हैं। हम दोनों जबलपुर में एक साथ थे। वो एग्रीकल्चर साइंस के विद्यार्थी थे, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी था। हम दोनों मित्र थे। हम दोनों को उस समय तक कोई नहीं जानता था। मेरी कविताएं पहले छपना शुरू हुई, उनकी बाद में छपी, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि मुझसे अच्छे कवि हैं। खत्म। तो मुझे वो पसंद हैं। कुछ कविताएं मुझे विष्णु खरे की बहुत पसंद हैं। विष्णु खरे की कुछ कविताएं, कुछ लड़कियां टाइपिंग का इम्तिहान देने के लिए आई हैं, जिनको क्लर्क बनना था। अब तो टाइपराइटर पे इम्तिहान नहीं होता, अब तो कंप्यूटर पे होता है। पहले होता था। उस जमाने की वो कविता है जिसमें कुछ लड़कियां टाइपिंग का इम्तिहान देने आई हैं। और कविता बहुत मार्मिक है, बहुत सुंदर है। और भी कुछ कविताएं हैं उनके कुछ कविताओं के तो शीर्षक ही बड़े कमाल के हैं। टेम्पो में अपना घर बदलने वाले, अपने घर का सारा सामान टेम्पो में आ जाता है उनका। उनके पास सामान ही नहीं होता। कविता का शीर्षक है टेम्पो में घर बदलने वाले। कविता का शीर्षक ही बहुत गजब का है। जी। तो विष्णु खरे की कुछ कविताएं मुझे पसंद हैं। कुछ कविताएं और उसमें भी कुछ पंक्तियां अशोक वाजपेयी की बहुत पसंद है मुझे। राजेश जोशी की कुछ कविताएं पसंद हैं मुझे। तो बहुत लोग हैं। और मुझे तो सागर के तो नहीं थे वो, सागर के नहीं थे, बुंदेलखंड में कहीं थे। ईश्वरी कहाँ के थे, उनके गांव का नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन ईश्वरी की कुछ कविताएं बहुत पसंद है मुझे। बहुत अच्छे कवि थे वो। तो और प्राचीन जो तुलसी बड़े कवि थे।
तुलसी बड़े कवि थे, कबीर बड़े कवि थे। हाँ, तो आप देखेंगे कि बड़े कवि जितने भी हैं, और मेरे समय में जो बड़े हैं, निराला हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, ये सब बड़े कवि, सब पसंद है मुझे। लेकिन सारी कविताएं पसंद नहीं है उनकी, कुछ खास कविताएं पसंद हैं जिसमें वो एक्सेल करते हैं, अपने उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो अब 1 घंटा तो हो गया है अपन को, है ना? तो कोई और सवाल है क्या? अच्छा, सर एक आखिरी प्रश्न है। हाँ बताइए। सर जैसा कि आपकी कविता है ना कि पुल पार करने वाली जो कविता है, हाँ, तो मैं उस हिसाब से पूछ रही हूँ कि जब कविता लिखते हैं ना लोग, तो वो आजकल पुल पार कर रहे हैं, नदी को नहीं छू रहे हैं, ऊपर ऊपर से उनकी कविता रह रही है। तो आप हम लोग के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? नदी में धंसे बिना भेद नदी का पाना हो, भेद नदी का पाना हो तो पुल पर पांव न धरना, कसना कमर और धीरज धर, धारा बीच उतरना। भंवर और घड़ियाल मिलेंगे, शैवालों के जाल मिलेंगे, धारा का आवेग और लहरों के कठिन सवाल मिलेंगे। बिन डूबे कैसे जानोगे क्या है पार उतरना। भेद नदी का पाना हो तो पुल पर पांव न धरना, कसना कमर और धीरज धर, धारा बीच उतरना। भंवर और घड़ियाल मिलेंगे, शैवालों के जाल मिलेंगे, धारा का आवेग और लहरों के कठिन सवाल मिलेंगे। बिन डूबे कैसे समझोगे क्या है पार उतरना। एक दूसरी कविता का हिस्सा है। कि मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना, और मरना है तो लड़कर मरना, सही बात पर अड़कर मरना, दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़कर मरना। मरना है तो प्यार में मरना, मरना है तो प्यार में मरना, दुश्मन को ललकार के मरना, अपना प्रेम पुकार के मरना। मरना है तो शान से, मच्छर काटे से क्या मरना। अच्छा, अब अंत में मैं आपको ये बता दूं, संरचना से जुड़ा ये सवाल है, और ये कविता छंद में लिखी हुई है ना? लेकिन छंद के अलावा जो कविताएं छोटी बड़ी पंक्तियों में लिखी हैं, जिनमें तुकें भी नहीं हैं, लेकिन लय कायम है, और वो लय, उस लय के साथ भी कविताएं लिखी जाती हैं, लिखी गई हैं, और उन्हें उन्हीं लोगों ने लिखा है जो लय को बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं। तो मैं आपको उसका कुछ एक नमूना दे दूं। बहुत सारे नमूने हैं, लेकिन एक नमूना मैं आपको देता हूं। शमशेर एक कवि हैं, उनकी एक कविता उषा है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये सुबह का बिंब है। ये सारी इमेजेस की कविता है, जिसमें ऐसा लगता है कि हम गद्य पढ़ रहे हैं, क्योंकि सुबह का आकाश है वो स्लेटी रंग का है। जैसे पहले पुराने जमाने में राख से चौका लीपा जाता था। चौका सबसे पवित्र जगह होती है, और राख से पवित्र और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अग्नि से जलकर के भस्म होती है। अग्नि से जलकर निकलने के बाद वो जितनी शुद्ध और पवित्र होती है, उतनी कोई चीज नहीं होती। तो राख से चौका लीपा जाता था। अब सर्दियों की रात है, मान लीजिए रात को 11 बजे या 10 बजे चौका लीप दिया गया राख से, तो वो सुबह भोर में, सुबह 5 बजे
कहीं कहीं सूख जाएगा, कहीं कहीं गीला, हल्का हल्का गीला रहेगा, और राख का रंग उसमें उभर आएगा चौके में। तो आकाश में जो रंग है वो राख का रंग है। सुबह हो रही, होने वाली है, होने को है। और ओस से ओस झर रही है आकाश, तो गीला भी है आकाश, उसी तरह गीला है। चौका उसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सूर्य वहां से उदय होने वाला है, उस चौके में सूर्य आने वाला है, और वो पृथ्वी का चूल्हा है। वो पकाएगा, तमाम फलों को पकाएगा, सब्जियों को, वनस्पतियों को बड़ा करेगा, वो फलों को पकाएगा, है ना। तो सूर्य जो है वो हमारे अंतरिक्ष का चूल्हा है, जो पृथ्वी का चूल्हा है। तो चूल्हे से इसलिए उन्होंने इसको, कविता को जोड़ा भी है। उसमें सिलबट्टा है, सिल है इस कविता में, और लगता है कि गद्य में लिखी है। उषा शीर्षक से कविता है, कहीं आप शमशेर के नाम से खोज कर पढ़ सकते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल, जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई है। सिल किसी एक कोने में पड़ी होगी, पूरे चौके में तो नहीं फैली, कहीं कहीं लाली आ रही है सुबह के आकाश में। ये जो बिंब है ना, वो सुबह के आकाश का बिंब है। तो एक सिल है चौके में, जिसमें बहुत काली सिल है, वो अंधकार की सिल है, और उसमें जरा से लाल केसर से, केसर का रंग पीला होता है, तो ये लाल और पीले रंगों से कहीं एक कोने में उभर रहा है लाल और पीला रंग। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई है। इस तरह से कविता है। अब मैं इस कविता में जो लय है, जो ताल है, दरअसल मैं उस ताल को आपको सुना देता हूँ। और बहुत सी तालें हैं जिनको हम उपयोग में लाते हैं, जो छंद की मोहताज नहीं। इसमें ये ताल 7 मात्रा की है, और तबले पे बजाई जाती है तो दीपचंदी कहलाती है। ये उसी ताल में लिखी गई कविता है। मुझे कुछ वो दीजिए, बजाने के लिए दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए, लैपटॉप दे दीजिए, बजा दें, मेरे ख्याल से सुनाई देगा सबको। इससे ज्यादा आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? जी सर। आवाज आ रही है क्या? बोलिए। जी जी जी। ये आवाज सुन रहे हैं आप? जी। अच्छा। प्रात नभ था बहुत नीला, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 धा धीना 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 धा धीना धीना धीना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। दा दीना 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 दा दीना दीना दीना। अब आप देखें कि तुलसीदास ने जो छंद लिखा था, राम की आरती कहलाती है, वो राम की प्रशस्ति है। राम की प्रशस्ति छंद में है और 7 मात्राओं के ताल में है। लेकिन शमशेर की जो कविता है वो छंद में नहीं है, छोटी बड़ी पंक्तियों में है, लेकिन वो भी 7 मात्रा की ताल में बहुत परफेक्शन के साथ चलती है। और इसी ताल में आपको आश्चर्य
होती हैं, कुछ 3 मात्रा की तालें होती हैं, उन सबके अलग अलग नाम हैं। 4 मात्रा की ताल कहरवा ताल कहलाती है, 3 मात्रा की ताल जो है दादरा ताल कहलाती है, और 4 और 3 के मेल से ये ताल बनी है, जिसे दीपचंदी कहते हैं। इसमें तबले पर जब बजती है तो इस 7 मात्रा की ताल में छंद से बाहर भी इस लय का निर्वाह कविता में संभव होता है। तो लय को, या वो जो कविता है, आपको बताऊं, आपको सुन करके, जिस देश में गंगा बहती है, उसमें गीत है, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा रोको कोई, वो इसी ताल में है, ताल यही है, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा रोको कोई, ये उसी ताल में है। और चूंकि उसी ताल में है इसलिए उसी ताल में इसको गाया जा सकता है। यानी रात नभ था बहुत नीला को आप उसी धुन पर गा सकते हैं, क्योंकि उसी ताल में है। गला बेसुरा है, लेकिन आपको आइडिया देने के लिए बताता हूं मैं। नहीं सर, अच्छा है। रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से, आप देख रहे हैं ना, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा रोको कोई, ओ ये दोनों ये गीत जिस देश में गंगा बहती है का है शायद, है ना, जिस देश में गंगा बहती है का एक गीत है, शैलेंद्र का लिखा हुआ, उसी 7 मात्रा की ताल में लिखा है। उसी 7 मात्रा की ताल में तुलसीदास ने श्री रामचंद्र कृपाल भजमन नाम की आरती लिखी है। उसी ताल में शमशेर ने, और इसी ताल में बहुत कविताएं लिखी गई, मैंने भी लिखी हैं, इसी ताल में कविताएं लिखी। तो ये जो रिदम है, हालांकि आज गद्य में बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं, गद्य में जिसमें ताल नहीं है बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन ताल का ज्ञान होना काव्य की संरचना में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, क्योंकि लय की अपनी ताकत होती है। जब वो जुड़ती है तो साधारण चीज भी एक ऊंचाई पे चली जाती, ये ताल उसे ऊंचाई पे चढ़ा देती है। तो आज की बातचीत अपन पूरी समझें, फिर कभी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय निकाला। कविता के लिए मेरे पास हमेशा समय रहता है, वो मेरा कविता से मुझे इतना प्रेम है कि मैं अपने दूसरे कामों का नुकसान करके भी कविता के लिए समय निकाल लेता हूँ। और आप लोग क्योंकि बहुत युवा हैं, है ना, मुझे लगता है सब लोग 25 या उससे छोटे ही होंगे, 25 के आसपास होंगे सारे लोग। लीजिए आप 17 आप 17 की हैं, है ना, और बाकी लोग आपके दोस्त जो हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने ये बात की, इसलिए मैंने ये बात की कि कलाओं को, विज्ञान को, गणित को, संगीत को अलग अलग खानों में मत रखना। ये सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करते हैं। कोई संगीत बिना वैज्ञानिकता के नहीं होता। गणित की संख्याओं के बिना जो पाइथागोरस थे,
आपने पाइथागोरस को तो पढ़ा ही होगा। आपने सर। वो, हाँ, वो जो लंब होता है, लंब का स्क्वायर, और जो आधार होता है उसका स्क्वायर, एक त्रिकोण में जो कर्ण होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बराबर ये होता है। पाइथागोरस थ्योरम है ना। ये पाइथागोरस जी, ने जो फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे जो संगीत का जो 7 स्वर होते हैं जिन पर वो संगीत का मूल संगति बनती है, उनकी फ्रीक्वेंसीज का अध्ययन करके और स्केल निर्धारित किए थे। ये पाइथागोरस ने काम किया था। तो पाइथागोरस गणितज्ञ भी थे, पाइथागोरस फिलोसोफर भी थे, पाइथागोरस गणितज्ञ भी थे। तो ये खाने अलग अलग कभी नहीं होते। फिजिक्स अलग नहीं होती केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री अलग नहीं होती गणित से, और गणित अलग नहीं होता कविता से। ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं। दोबारा कभी मुलाकात होगी तो फिर इस पर जी बात सर। करेंगे, है ना। जी ठीक है, सर। अच्छी बात, थैंक यू। मुझे बाद में फोन करके ये बताइएगा आप लोगों के अलावा और जी, कितने लोगों ने इसे सुना है। ठीक है, सुना है। अच्छी जी बात, सर, बिल्कुल। अच्छी बात। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद।